पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो 18 से लेके 22 मार्च 2024 का जो हफ्ता है जो आज कंप्लीट हो रहा है इस हवाले से और इस हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट से जितनी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड खबरें हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही है कि आपको एज एन इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं और ओवरऑल जो इकानमी है उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उसके हवाले से आपको बाखबर रखा जाए और जितनी भी पब्लिकली अनाउंस्ड इन्फॉर्मेशन है या अनाउंसमेंट्स हैं कंपनीज़ की मुख्तलिफ कंपनीज़ की उनको भी डिस्कस किया जाए और उससे रिलेटेड जो दीगर खबरें हैं वो भी आपके सामने रखी जाएँ ताकि आप बेहतर तौर पर एक वेल अवेयर इन्वेस्टर की तरह डिसीजन ले सकें। याद रहे कि इस वीडियो सीरीज़ में कोई भी खबर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या फिर रूमर्स की बेस पे नहीं होती बल्कि वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है जो कि पब्लिकली अनाउंस कंपनीज ने की होती है या पब्लिकली अवेलेबल होती है। एक और बात यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर की उसमें जो हमारे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है या उनकी जो इंगेजमेंट है वो काफ़ी कम है दूसरी वीडियोज़ के मुकाबले में। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये जो सिलसिला है इसको जारी रखा जाए या इसको कम किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि इस चैनल पे वही कंटेंट आपके लिए प्रोड्यूस किया जाए और उसको अपलोड किया जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो अगर तो यहाँ पर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका इंटरेस्ट इसके अंदर बरकरार रहता है तो तभी इस सिलसिले को कंटिन्यू किया जाता रहेगा। सबसे पहले इस हफ्ते की जो वीकली न्यूज़ अपडेट्स हैं उसको हम एक नज़र देख लेते हैं और उसमें जो पहली खबर है वो गुलेमत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के हवाले से है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। गुलेमत टेक्सटाइल ने ये ऐलान किया है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर एक सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं 17.1 मेगावाट का और इससे पहले भी उनके दो जो सिस्टम्स हैं वो पाइपलाइन में हैं। क्यूमुलेटिव उनकी बात की जाए तो 1.9 तो इस तरह कुल मिला के ये जो उनका सोलर सिस्टम होंगे उनकी जो कैपेसिटी होगी वो 19 मेगावाट की होगी। तो ये एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन है जो कि अचीव करने जा रही है गुलेमत टेक्सटाइल और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 है उस तक उनको उम्मीद है कि ये सिस्टम लाइव हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन वो अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे और जिसके बाद जो एक बड़ा मसला मुख्तलिफ टेक्सटाइल कंपनीज़ को और जो दीगर सेक्टर्स भी हैं जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही होती है वो एनर्जी की कॉस्ट होती है। तो जितना ज़्यादा वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और सेल्फ सफिशिएंट होकर अपना काम करेंगे अपना बिजनेस करेंगे उतना ज़्यादा उनकी जो ऑपरेशंस हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। तो ये एक अच्छी खबर है इस कंपनी के हवाले से। वी कैन एक्सपेक्ट के 2025 ऑनवर्ड जो इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दिस सोलर सिस्टम। अब जो दूसरी खबर है इस लिस्ट में वो अटक रिफाइनरी के हवाले से है और इस कंपनी ने यानी अटक रिफाइनरी लिमिटेड ने कुछ अर्सा पहले ऐलान किया था कि उनके प्लांट्स की जो मेंटेनेंस या टर्न अराउंड है उसकी वजह से कुछ उन्होंने बंद किया था उस अपने प्लांट को कुछ अर्से के लिए उसके कुछ यूनिट्स को। तो अब उन्होंने ये खबर दी है कि जो टर्न अराउंड या मेंटेनेंस का काम था वो कामयाबी से तकमील को पहुंच चुका है और सेफली उन्होंने अपने प्लांट्स को की ऑपरेशन को रिज्यूम कर दिया है एज़ पर शेड्यूल। और अब जो वॉल्यूम्स की जो भी रिक्वायरमेंट हैं मार्केट के अंदर जो इनकी प्रोडक्ट्स की वो एज इज़ वो प्रोवाइड करने की पोजीशन में होंगे। तो अच्छी चीज़ ये होती है कि कंपनीज़ इस तरह की जो कि अपने प्लांट्स को और जो अपने इनके मेंटेनेंस का ऑपरेशन होता है उसको रेगुलरली करती रहती हैं। तो उसकी बुनियाद पर इनके जो प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंसी भी बरकरार रहती है। जो लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ होते हैं उसको भी वो बरकरार ला रही होती हैं और जो ज़रूरियात होती हैं उनकी वो भी साथ साथ पूरी कर रही होती हैं। तो दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़ फॉर अटक रिफाइनरी। इसके बाद जो अगली खबर है वो चश्मा शुगर मिल्स लिमिटेड के हवाले से है और इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कि ये अपनी एक नई ज़ेली कंपनी यानी एक नई सब्सिडरी बनाने लगे हैं और ये जो सब्सिडरी होगी इसका नाम है प्रीमियर ग्रीन एथनॉल लिमिटेड। और इसमें इस सब्सिडरी के ज़रिए जो इनका बिज़नेस होगा वो मुख्तलिफ़ इकसाम और मुख्तलिफ़ ग्रेड की जो एथनॉल और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसकी तैयारी और उसमें जितना भी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग हो गया रिफाइनिंग हो गया और दीगर जितने भी इसके हवाले से जो स्टेप्स हैं वो सारे के सारे ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये एक अच्छा एडेड बिजनेस है जो कि ऐड कर रही है क्योंकि एथनॉल और इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये भी जो शुगर मिल्स होती हैं उससे एक रिलेटेड बिजनेस ही आ जाता है क्योंकि जो कोर जो इनका इंग्रेडिएंट होता है वो सेम ही होता है यानी कि गना। तो अब वी कैन एक्सपेक्ट के इससे इस कंपनी की ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी और इसकी जो बिज़नेस के फुटप्रिंट्स हैं वो भी
मज़ीद हमें उसमें बेहतरी देखने को मिलेगी। अब जो अगली ख़बर है वो हमारी इकानमी के लिए एक मुस्बत ख़बर है कि आईएमएफ के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, जो आखिरी ट्रांच थी स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, जो कि प्रीवियस कुछ अर्से से चल रहा था, तो वो जो लास्ट उसकी ट्रांच है 1.1 बिलियन की, उस हवाले से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया है। और अब ये ख़बर है कि अप्रैल के महीने में इस हवाले से जो ये रकम है ये भी रिलीज़ हो जाएगी। तो ये एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगी ये हमारे रिज़र्व्स के अंदर। आगे चल के हम रिज़र्व्स की करंट सिचुएशन को भी देखेंगे और उस पर भी बात करेंगे, जिसके अंदर खातर खा तौर पे बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। और अब ये जब $1 बिलियन अप्रैल में मिलने की उम्मीद है, तो इससे वी कैन एक्सपेक्ट के हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसके अंदर मज़ीद स्टेबिलिटी आएगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो हमारे न्यूली नॉमिनेटेड फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगज़ेब साहब, उन्होंने ये भी एक मीडिया टॉक में कहा है कि अब वो आईएमएफ के साथ एक तवीलुल मुद्दती या कम से कम 3 साल के मुआहदे के हवाले से पुरज़्म है, क्योंकि अप्रैल के अंदर जब ये ट्रांच मिल जाएगी तो इसके बाद भी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो आईएमएफ के साथ एक और एग्रीमेंट करे और उसके साथ दोबारा से बेल आउट पैकेज ले, क्योंकि उसके बगैर इनका गुजारा नहीं है। तो अब ख़बर ये है और कोशिश ये है गवर्नमेंट की कि 3 साल का प्लान ले लें। तो अगर 3 साल के हवाले से ये एक मुआहदे की तरफ जाते हैं सक्सेसफुली, तो उससे हमारे जो ओवरऑल रिजर्व्स की सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। अब कुछ दीगर मुतफ़र्रिक़ ख़बरें हैं, जिसमें पहली ख़बर 19 को, यानी 19 को जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बैठक हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको 22% पे ही बरकरार रखा जाएगा। तो पहले कुछ ख़बरें मार्केट में ये भी थी कि मे बी के अभी से थोड़ा सा ईज़ आउट किया जाए और 100 बेसिस पॉइंट इसमें कमी लाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टेट बैंक ने कहा कि अभी भी जो इन्फ्लेशन अगरचे उसको उसके अंदर बेहतरी आ रही है नंबर्स में, लेकिन स्टिल अभी उस लेवल पे नहीं है कि डिसीजन लिया जा सके कि शरह सूद को नीचे लाया जाए। तो आगे चलकर आने वाले क्वार्टर्स में दिस वेरी मच एक्सपेक्टेड कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कुछ नीचे आएगा, बहुत ज़्यादा नीचे तो शायद ना आ सके, कीपिंग इन माइंड द करंट सर्कमस्टांसेस, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर नीचे आएगा। तो एक लिहाज से ये भी मुस्बत है कि कम से कम अब ऊपर जाने का जो सिलसिला था वो रुक गया है। आल दो कि ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन अब आने वाले दिनों में चूँकि नीचे आने के चांसेस हैं, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर भी इसके मुस्बत असरात आ सकते हैं। अभी इस खबर को मार्केट ने न्यूट्रली ही ट्रीट किया, क्योंकि मार्केट में कोई एक्सपेक्टेशन भी कोई ऐसा ज़्यादा नहीं थी इंटरेस्ट रेट के नीचे आने की। लेकिन चूँकि ये खबर और इसके साथ फिर आईएमएफ के स्टैंड बाय एग्रीमेंट की खबर, ये सारी चीज़ें एक साथ आई हैं, तो एक दूसरे के असर को काफ़ी हद तक नलीफाई भी करने में ये कामयाब हुई हैं। अब जो दूसरी इस हवाले से मुतफ़र्रिक़ ख़बर है वो ओगरा की जानब से 2 माह मुसलसल कमी हो रही थी आरएलएनजी की प्राइसेस में, लेकिन अब उन्होंने इसमें इजाफ़ा कर दिया है। तो अब इसका जो असर है वो डायरेक्टली एसएनजीपी और एसएसजीसी पे होगा। और इसके साथ एक रिलेटेड ख़बर ये भी है कि अब जो हमारी सुई गैस कंपनीज़ हैं, एसएनजीपी, एसएसजीसी, तो वो भी ऑलरेडी गैस की प्राइसेस को बढ़ाने के हवाले से अपनी तरफ से वो मुतालबात करना शुरू हो गई हैं। तो अब ये जो रिज़ल्ट है इसका, ये जो कीमतों में इजाफ़ा है, ये पास आउट हो जाएगा कंज्यूमर्स या एंड एंड यूज़र्स की तरफ। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर ये भी है, जो आज की ख़बर है, कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं उनको बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ हवाले से सोचा जा रहा है। तो इसमें एक जो कोशिश करने लगे हैं वो चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स के इजरा करने लगा है। और ये चाइनीज़ मार्केट में होंगे और चाइनीज़ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए होंगे। तो ये एक और मेजर स्टेप होगा टू बूस्ट ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ पाकिस्तान। अब किस में किस हद तक कामयाबी होती है और किस हद तक ये सक्सेसफुल होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके बाद अगर हम रिजर्व्स की सूरत हाल देखें, तो यहाँ पर हमें कुछ हौसला अफजा नंबर देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट नंबर्स हैं 15 मार्च के, वो हमारे रिजर्व्स के अंदर तकरीबन 24 करोड़ का इजाफा, डॉलर्स का इजाफा हुआ है। 13.15 से बढ़कर 13.39 बिलियन पे चले गए हैं। तो पिछले कुछ अरसे से इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। पिछले कंसेक्टिव आप देख सकते हैं कि 2 जो हफ्तों का डेटा है उसमें भी हमें इजाफा ही देखने को मिला था। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 दिसंबर से लेके अब तक का देखें, तो ये ऑल टाइम हाई पे चला गया है हमारे जो रिजर्व्स के नंबर से। तो अब यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि अब अप्रैल के महीने में यूरो बॉन्ड्स के हवाले से तकरीबन $1 बिलियन हैं, जो कि हमने अदा करने हैं, और कुछ दीगर अदायगियाँ भी हैं डेट सर्विसिंग के हवाले से आने वाले महीनों में।
तो अब उसके हवाले से चांसेस यही हैं कि आईएमएफ की ट्रांच के आने की वजह से जो स्टेबिलिटी आएगी कुछ मज़ीद, और फिर आगे चलकर अगर सूरत हाल अगले मुआहदे के हवाले से बेहतर तौर पे पेशरफ्त होती है तो फिर तो उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रखिए कि वक्ती तौर पर तो हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले अरसे के अंदर, आने वाले कुछ महीनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स हमने करनी है। तो अब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस वक्त हमारी सिचुएशन क्या होती है फॉरेक्स के रिजर्व्स की। तो उससे ही फिर डिसाइड होगा कि हमारे यहाँ अब डॉलर की जो प्राइस है वो किस समझ जाती है अगेंस्ट रुपी। इस हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो जो रुपी है ये मुनासिब मुस्तहकम रहा, बल्कि इम्प्रूव हुआ है डॉलर के अगेंस्ट। 18 मार्च को 278 रुपये 63 पैसे पे क्लोजिंग हुई थी, और फिर उसके बाद 19 मार्च को तकरीबन वही वही नंबर है, 278 रुपये 64 पैसे, सिर्फ 1 पैसे का फ़र्क आया। लेकिन उसके बाद वाज़े तौर पे आप डिक्लाइन देख सकते हैं, और उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो आईएमएफ के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसके अंदर जो सक्सेस हुई है, तो उसने भी मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है और मार्केट ने उसको सराहा है। और यही वजह है कि हम देख सकते हैं कि आज 22 तक आप देखें तो 20, 21 और फिर आज 22 को, तो 22 को यानी आज फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है 278 रुपये 14 पैसे पे हुई है। तो डॉलर के अगेंस्ट रुपी काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से आप कह सकते हैं कि इम्प्रूव हो रहा है। आल्दो के जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही माइनर है, कोई मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं है, चंद पैसा का ही फ़र्क आ रहा है। लेकिन स्टिल इट्स वेरी सिग्निफिकेंट कि कम से कम हमें वो वाला जो एक पैटर्न पहले नज़र आया करता था कि बिल्कुल भी कोई क्लैरिटी नहीं होती थी, एक दिन कहीं दूसरे दिन कहीं, और एक एक दिन में एक एक दो दो रुपए का फ़र्क आ जाता था। तो उस जो एक इबहम की सी सूरत हाल थी, कम से कम उसका शिकार इस वक्त हमारी करेंसी नहीं है। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की जो प्राइस है पर बैरल उसको देखें तो एज़ ऑफ नाउ 85.6 डॉलर पे है पर बैरल। और इससे हमें पता चलता है कि जो एक प्राइस के अंदर सिग्निफिकेंट एक मूवमेंट आई थी, 87.6 8.86.7 के करीब चला गया था पर बैरल। अगर आप यहाँ पर देखें 19 को, तो उसमें पिछले 3 दिनों से काफ़ी बेहतरी आ रही है, जो रशिया की तरफ से कुछ ईज़ आउट हुआ है ऑयल की सप्लाई के हवाले से। और ओवरऑल इस वक्त जो कि ऑयल की जो सप्लाई, ये भी मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड की बेसिस पे, और जो दीगर ओपेक कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से, और जो दीगर कंट्रीज़ जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उस हवाले से देखा जाए तो कुछ दिनों से थोड़ा सा बेहतरी हमें देखने को मिली है, और अब आने वाले दिनों में ये क्या सिचुएशन इख्तियार करती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अभी भी वो जो एक नफसियाती नंबर है जिसको मैं अक्सर यहाँ पे कोट करता हूँ, $80 पर बैरल का, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं, पेट्रोल की प्राइसेस और डीज़ल की प्राइसेस, इस ये काफ़ी ज़्यादा कुछ अरसे से एक स्टेबिलिटी की तरफ हैं। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो रहा है, कुछ कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, कुछ कम हो रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर तो ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में मज़ीद नीचे नहीं आती, तो मुझे लगता है कि फिर जो अब नेक्स्ट जो हमारी तरफ से रिव्यू होगा प्राइसेस का, उसमें मे बी के मज़ीद प्राइस को बढ़ा दिया जाए। बहरहाल अभी काफ़ी दिन हैं अगले रिव्यू के लिए, और यकम तक क्या सूरत हाल इख्तियार करती है इंटरनेशनल मार्केट, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे मुल्क में ऑयल की जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल एंड जो दीगर एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइस कहाँ जाती है। अब हम चलते हैं KSE 100 इंडेक्स की तरफ कि इस पूरे हफ्ते के दौरान 18 मार्च से लेके 22 मार्च तक क्या सूरत हाल रही। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल जो 5 सेशंस हुए हैं उसमें से जो 3 सेशंस हैं वो रेड आपको नज़र आ रहे हैं, विच मींस के इस पूरे हफ्ते के दौरान KSE 100 इंडेक्स में जो सेलिंग है वो ज़्यादा हमें देखने को मिली, और जो इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर वो भी आल्दो की काफ़ी बढ़ा था 21 को, लेकिन उसमें भी सेलिंग प्रेशर ही ज़्यादा हमें देखने को मिला। और आज यानी फ्राइडे को देखें तो काफ़ी कम हमने वॉल्यूम देखा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो KSE 100 इंडेक्स इस वक्त 65,151 पे है। तो बहरहाल 65,000 के आसपास ही काफ़ी अरसे से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। आप 4 मार्च से लेके अब तक देखें तो लगभग आप कह सकते हैं कि 18 दिन हो गए हैं, उसमें से कुछ वीकेंड्स को निकाल भी लें तो आप कह सकते हैं तकरीबन 14-15 सेशंस हो चुके हैं जिसमें कि मार्केट इसी 65,000 के एक नंबर के आसपास ही मूव अराउंड कर रही है। तो इस वक्त कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है, और कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से इंडेक्स कोई बहुत बड़ी शिफ्ट ले या बहुत बड़ा बियरिश या बुलिश डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाए। तो आने वाले दिनों में अगर तो सिचुएशन बेहतर होती है, जैसे हमने कहा कि आईएमएफ की तरफ से भी अप्रैल में किस्त आने वाली है, और उसके अलावा भी अगर पॉलिटिकल एंड पे स्टेबिलिटी रहती है, और
इकानमी के हवाले से जो नए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अगर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लेने में कामयाब होते हैं तो उसका मार्केट पॉजिटिव असर ले सकती है। लेकिन अगर ये सारा कुछ नहीं होता तो उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त चूँकि रिजल्ट्स का सीज़न भी तकरीबन कंक्लूड हो चुका है दिसंबर के रिजल्ट्स का, तो वो भी एक जो ट्रिगर पॉइंट होता है बहुत सारी कंपनीज़ के लिए इंडिविजुअल लेवल पे, अब वो भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो अब मार्च के जो रिजल्ट्स हैं वो उसमें इतना ज़्यादा डिविडेंड्स वगैरह नहीं होते, आल्दो के उसके हवाले से भी अप्रैल में और अप्रैल एंड और मई में मीटिंग स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज़ के जो जून के रिजल्ट होते हैं या दिसंबर के रिजल्ट्स होते हैं वही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं फॉर द डिविडेंड इन्वेस्टर्स। तो बहरहाल यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो 18 तारीख को जो हमारी ओपनिंग हुई थी वो तकरीबन 64,900 के करीब हुई थी, तो 65,151 पे आज क्लोजिंग हुई। तो कुल मिला के देखा जाए तो सारी अप एंड डाउन के बावजूद जो मार्केट की ओवरऑल मूवमेंट है उसमें चंद 100 पॉइंट्स के हवाले से ही हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुई। लेकिन ये अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम मार्केट नीचे नहीं गई, उतना ज़्यादा नीचे नहीं गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वक्त में 63,000 से भी नीचे चली गई, 63,800 पे चली गई थी, 64,000 से नीचे। और ये था 13 मार्च को। लेकिन उसके बाद कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली और अब एक दफ़ा फिर रेंज बाउंड एक्टिविटी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। वॉल्यूम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और आने वाले दिनों में वॉल्यूम्स किस तरह जाते हैं और किस हद तक लोगों की इंटरेस्ट डेवलप होता है और कितना ज़्यादा मार्केट के अंदर मोबिलिटी होती है और कितना ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस आती है, वो मैटर करेगी। मैं अक्सर बताया करता हूँ कि आप बाकी मार्केट्स को भी अगर आप देखते हो, जिसमें सऊदी स्टॉक मार्केट हो गई या दुबई की, या फिर आप इंटरनेशनल यूएस की स्टॉक मार्केट या दीगर स्टॉक मार्केट्स को देखें, तो उसके मुकाबले में एक जो अनफॉर्चुनेट बात मुझे लगती है वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ बिजनेसेस में, लेकिन लिस्टिंग का वो रुझान नहीं है जितना दूसरी मुल्कों में नज़र आ रहा है। अब इसमें कुछ रेगुलेटरी कंसर्न्स भी हो सकती हैं, कुछ लैक ऑफ इंटरेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप इसमें एक वजह ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज़ पब्लिक होके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा उसको फिर ऑडिटिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बजाय वो एक साइलो में रहकर ही काम करने को प्रेफर करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त का ये तकाजा है कि गवर्नमेंट की तरफ से और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो भी कंसर्न इसके हवाले से डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो कौन से ऐसे इंसेंटिव्स या कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ सामने लाएँ कि जिसकी वजह से कंपनी अट्रैक्ट हों कि वो बजाय डेट फाइनेंसिंग के इक्विटी फाइनेंसिंग के ज़रिए अपने जो भी रिसोर्सेज हैं वो हासिल करें और अपने बिज़नेस को रन करें और अपनी लिस्टिंग करें स्टॉक मार्केट में। अभी आप देखें तो ऑल टाइम हाई पे इंटरेस्ट रेट 22% पे रखने के बावजूद कंपनीज एक बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी लोन लेके अपना बिजनेस कर रही हैं, लेकिन उसके बजाय वो इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ नहीं आ रही। तो इसके हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको कि वो कौन से ऐसे लूप होल्स हैं या वो कौन सी ऐसी कदगने हैं, वो कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से कंपनीज बजाय इसके कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हों और यहाँ से आके अपनी फाइनेंसिंग करें, जिसका एक विन विन सिचुएशन होती है गवर्नमेंट के लिए भी, कंपनीज के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। उसके बरक्स वो लोग प्राइवेट रहना ही पसंद कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि आगे चलकर क्या सिचुएशन बनती है और नई गवर्नमेंट इस हवाले से क्या स्टेप्स उठाती है। तो आज की इस वीडियो से इतना ही। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।